स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की। 28 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस बड़ी रैली करने जा रही है, जिसे देशव्यापी रैली कहा जा रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज उसमें शिरकत करेंगे और संबोधित करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो छोटी चीजें जो आम गरीब और एक आम हिंदुस्तान की जरूरत की है, उन पे भी 5% जीएसटी लगा करके लोगों का निवाला छीना जा रहा है। उधर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए हम चर्चा में, हमारे साथ इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं और अनिल सैन हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। मैं आरसी जी आप ही के पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट, मंडियां और फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पे आप लोग ये करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो रूट लाइन है, कम समय में लोग जुड़ पाएंगे इस पे? योगेंद्र जी, व्यक्तियों का जुड़ना या नहीं जुड़ना से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति जिस चीज को महसूस कर रहा है, जिसकी पीड़ा को वो झेल रहा है, उसकी आवाज को हमें विपक्ष के नाते उठाना और मुखर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की जनता ने इस कोविड के जो 2 साल का जो लंबा पीरियड रहा, उससे पहले नोटबंदी, जीएसटी, तमाम इस देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। उनकी जो कारोबार है वो ध्वस्त हो गई, लोगों की आमदनी है वो बिल्कुल घट गई, खत्म हो गई, और उसके ऊपर महंगाई की मार हर बार बढ़ी जा रही है। हम सब ने देखा, जब कोविड का दौर चल रहा था, तब पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए और 13 रुपए एक साथ बढ़ाई। लगातार देश के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरते रही, प्रधानमंत्री ने 13 बार बढ़ाई। 853 बार एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ाई और 259% पेट्रोल पे उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देना अपने आप में एक ऐतिहासिक इन्होंने काम किया। आज देश के लोगों की आमदनी घट रही है, लगातार गिर रही है या खत्म हो रही है। 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया। उसके बाद में जो 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जिन मुद्दों पर डिस्कशन किया गया, जीएसटी के दायरे में लाने की जो बातें की गई, उसके अंदर जहां पे हम कहते हैं कि जुआबाजी जो बैटिंग होती है, हॉर्स जो रेसिंग होती है, उन पे भी जीएसटी में चर्चा करनी थी। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो हमें समय चाहिए ताकि हम इस पे डिस्कशन कर सकें। लेकिन एक आम आदमी का निवाला, गरीब का जो निवाला है, चाहे आटे पे हो, चाहे छाछ पे हो, मैदा पे हो, दही पे हो, सब पे जो जीएसटी लगा के गरीब के निवाले के ऊपर जो डाका डाला है, वो इस देश के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को मुखर करेगी। संसद में भी हमने उठाने के लिए, जब से संसद शुरू हुई तब से हमने बात की। 18 जुलाई का वो दिन भूल नहीं सकते, जब देश के 130 करोड़ लोग, जब हर व्यक्ति निवाला लेता है, गरीब छाछ पीता है, दही लेता है, उस सब पे इन्होंने जीएसटी का जो इम्पोज किया, वो देश के जवाब दिलवाता हूं। गर्ग साहब, कांग्रेस का हल्ला बोल 28 अगस्त को मकसद क्या है, क्यों कर रही है? अभी आरसी चौधरी जी ने आपको बताया, स्लाइड्स के जरिए हम भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का हल्ला बोल है, देशव्यापी प्रदर्शन होगा, वो दिल्ली में होगा। कांग्रेस का यह भी कहना है कि पार्लियामेंट में जिस तरह की स्थिति सरकार ने बना करके रखी, वो चाहती नहीं थी पार्लियामेंट चले, लेकिन अब हम सड़क से संसद तक महंगाई के मुद्दे पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि जवाब दे। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस रैली करती है तो करना चाहिए महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन आपको भी योगेंद्र जी पता होगा कि राजस्थान में, जयपुर में राहुल गांधी जी आए थे और महंगाई के मुद्दे पे एक बहुत बड़ी रैली की थी। लेकिन वो महंगाई के मुद्दे पे रैली न होकर एक हिंदू और हिंदुत्ववादी की परिभाषा देके के वो चले गए थे। और उसका परिणाम इन लोगों को 5 राज्यों के अंदर मिला था कि इनको जो 4 राज्य है उसमें भी जो हमारी सरकार थी, वापस हमारी पंजाब में इनकी सरकार थी, वो भी जा चुकी थी, और यूपी के अंदर इनकी जमानत जब्त हो चुकी थी। जहां तक जीएसटी की बात है, तो जीएसटी के अंदर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और इनके राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि जो शांति धारीवाल जी जीएसटी काउंसिल के अंदर गए थे। जब जीएसटी काउंसिल के अंदर पैक्ड आइटम पर जीएसटी लगाने की बात हुई थी, तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? अगर विरोध किया तो दूसरे दिन इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि हाँ हमने विरोध किया था। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। जब जीएसटी काउंसिल के अंदर बात आती है तब तो उसका समर्थन करते हैं, और बाद में फिर दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि न दूध पे, न छाछ पे, न दही पे, किसी पे जीएसटी नहीं लगाया है, केवल पैक्ड आइटम पे। पहले क्या होता था कि जो
ब्रांडेड और अनब्रांडेड का इश्यू था कि ब्रांडेड पे जीएसटी लगा हुआ था, अनब्रांडेड पे जीएसटी नहीं था। तो जो ब्रांडेड कंपनी है वो उसका जीएसटी का दुरुपयोग कर रही थी, इसलिए ब्रांडेड और अनब्रांडेड को खत्म करके ओनली पैक्ड आइटम पे जीएसटी लगाया। तो ये एक जनता के प्रति जो भ्रांति फैलाई जा रही है कांग्रेस में, वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि साहब लोकसभा के अंदर महंगाई के मुद्दे पर जब डिस्कशन हुआ था तो ये इन्होंने वॉकआउट क्यों किया? जब निर्मला सीतारमण जी जब लोकसभा के अंदर जवाब दे रही थी, कांग्रेस पूरी की पूरी उठ के क्यों चली गई? जब अगर आपको महंगाई के मुद्दे पर अगर वो मादा था कि सुनने की शक्ति भी रखनी चाहिए थी। राहुल गांधी जी बिल्कुल भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जब भी डिबेट हुई वो उपस्थित रहे नहीं। उनको राहुल गांधी जी को लोकसभा और राज्यसभा में बोलना चाहिए था, लोकसभा के अगर वो प्रतिनिधि है तो लोकसभा में बोलना चाहिए था, लेकिन इनके जब लोकसभा में डिस्कशन हुआ ये गायब हो चुके हैं। जहां तक महंगाई की बात है, आज महंगाई 6.70% है, 7.9% है, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जब यूपीए गवर्नमेंट थी 13% तक महंगाई जा चुकी थी। आप देखिए कि 2004 से 2014 के बीच में महंगाई दर हमेशा 8% से ऊपर हुआ करती है। अभी पूरे विश्व के अंदर जो हालात है, आप देखिए कि अमेरिका के अंदर 9.5% है, 8.8% है। आज ब्रिटेन के अंदर 10.5% महंगाई दर है, टर्की के अंदर 80% महंगाई दर है। आसपास के देशों को देख लीजिए, आज पाकिस्तान को देखिए, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, उनकी हालत क्या है। उस कंपैरिजन अगर करोगे तो हिंदुस्तान बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है। और मोदी जी का जो शासन है वो सुशासन है, और जहां भी महंगाई की बात आती है अभी के उसको कम किया। वापस आ रहा हूं आपके पास में। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, तर्क आज जो बीजेपी दे रही है वही तर्क जब सत्ता में यूपीए गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस दिया करती थी कि विश्वव्यापी है, लेकिन हमने फिर भी इसे स्टेबल करने की कोशिश की है। आज वही बातें बीजेपी बोल रही है, लेकिन पब्लिक क्या मानेगी? तो अपने अपने तर्क है। जनता से जब बात होती है तो उसका ये कहना है कि अगर मैं महंगाई नहीं है और आमजन के दिन अच्छे हैं तो मुझे उससे महसूस होगा कि अगर मैं 1000 रुपया 500 रुपये कमा रहा हूं, मेरे घर का जैसे मेरी जरूरतें हैं पूरी करने के बाद में बच्चों के भविष्य की फिक्र करते हुए मैं 2 रुपए मेरी जेब में बचा सकूं। मुझे 3 सब्जियां 2 सब्जी खाना नहीं खाना, लेकिन 2 वक्त की रोटी मैं ठीक से सुकून के साथ खा सकूं। लोगों की थाली से एक सब्जी गायब हो रही है। फ्रूट्स में अगर जो ले पाते थे तो कोई केले से कंप्रोमाइज कर रहा है, कोई खीरे से कंप्रोमाइज कर रहा है। ये स्थिति हम आम रूप से देखते हैं, हम स्टोरीज भी करते हैं। क्या माना जाए कि लोगों के गले उतरेगी ये बातें कि महंगाई कम है? पहले यूपीए यही बात कहा करती थी, आज बीजेपी वही बात कहती है। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो एग्रेसिव थी, आज डिफेंसिव है। आज कांग्रेस एग्रेसिव है, बीजेपी डिफेंसिव है। देखिए, बड़ा इश्यू है महंगाई का। और जैसे सुरेश गर्ग साहब ने भी कहा कि 2008 से 14 तक के हालात अगर देख लिए जाएं, लेकिन 14 के बाद की स्थिति देखो। 2014 में सरकार बदल गई, महंगाई नहीं बदला। जनता का रुख देखा, जनता ने देखा कि सरकार क्या कर रही है। महंगाई पर यह जरूर है कि बीजेपी ने विपक्ष के होने के नाते काफी जोर शोर से मुद्दे उठाए, और संसद से लेकर सड़क तक उस समय जब यूपीए सरकार थी घेरा भी, सिलेंडर 400 पहुंचा, देश बंद हुआ, और एक मैसेज जनता के बीच में दिया कि हाँ ये बहुत महंगा सिलेंडर है। लेकिन आज 1000 के करीब अगर सिलेंडर है तो उसकी महंगाई का जो विजन है या फिर महंगाई है कितनी, ये जनता के बीच में कांग्रेस शायद मैसेज नहीं दे पा रही है। 28 तारीख को हल्ला बोल रैली तो कर रही है कांग्रेस, लेकिन इस हल्ला बोल का कितना हल्ला होगा ये कांग्रेस को ही सोचना होगा। कांग्रेस को एक खाका तैयार करना होगा, कांग्रेस को भी देखना होगा। संसद में भी आवाज उठाई जाती है, सड़क पर भी महंगाई का मुद्दा जरूर बनाया जाता है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से मुद्दा बनाया शायद कांग्रेस नहीं बना पा रही है। और यही वजह है कि यूपीए के बाद में जब एनडीए की सरकार बनी और अब के हालात अगर देख ले जाएं, महंगाई उससे ज्यादा है। जनता भी इनकार नहीं कर रही है और बीजेपी के नेता भी से इनकार नहीं कर रहे हैं कि आंकड़ों को देखा जाए या फिर दूसरी स्थितियों को देखा जाए, जो गणित है महंगाई की शायद कुछ बड़ी है, लेकिन सरकार इसको कम करने की कवायद कर रही है। चलिए, मैं आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है, खैर कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, ऊपर से उन्होंने जैसे तय किया होगा, अपोजिशन को एकजुट होकर के क्या ये आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, या फिर कांग्रेस का इंडिविजुअल वो रहेगा? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अनिल जी ने जिस बात का जिक्र किया कि 2014 में 100 लोगों ने दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, आपकी बार मोदी सरकार तो बदल गई लेकिन महंगाई नहीं बदली। और अनिल जी ने इस बात का भी जिक्र करना शायद थोड़ा सा आगे और जोड़ देते कि उससे पहले एक गाना चलता था कि महंगाई डाइन खा जाता है, सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खा जाता है। आज सैया की कमाई घटत है, सैया की कमाई खत्म है और महंगाई डाइन खा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं उस समय देश किस प्रगति पथ पे था और आज किस जगह पे है?
जो वादा करके आए थे, आज ये जो परिस्थितियां जो बनी है ये मैन मेड है, सरकार के द्वारा बनाई गई हुई परिस्थितियां हैं। सरकार ने 47वीं जीएसटी काउंसिल में टैक्स को इंपोज किया है। इन्हें ये पता होना चाहिए, एक 6 साल की बच्ची कन्नौज की उत्तर प्रदेश से जो आती है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया था कि मैं क्या करूं, मेरी जब पेंसिल और मेरा रबर चोरी हो जाता है तो मेरी मां पीटती है। उसने कहा कि जब मैं मैगी का पैकेट लेने जाती हूं तो 5 रुपए का जो मैगी का पैकेट है आज वो देते नहीं है, 7 रुपए मांगते हैं। उस बच्चे ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, उम्मीद कर रहे थे देश में प्रधानमंत्री मन की बात में उसका जवाब देंगे, लेकिन उस बात का जिक्र नहीं किया। वो एक छोटी सी 6 साल की बच्ची की अगर अपील को सुन लिया जाए, और देश की वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 के अंदर जीएसटी कलेक्शन सबसे बड़ा हुआ है, 1,47,000 करोड़ रुपए हुआ है, जीएसटी कलेक्शन 28% बढ़ा है। और उन्होंने कहा है मेरे जवाब राजनीतिक जवाब होंगे। वो जीएसटी कलेक्शन जानते हैं, क्योंकि अगर आम आदमी के निवाले पे आप टैक्स लगाएंगे, 130 करोड़ लोगों की आबादी पे आप टैक्स लगाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार अपना गल्ला भरती रही, सरकार गल्ला भर के अपनी पीठ थपथपाती रही, लेकिन उस 6 साल की मासूम बच्ची का ये आंसू नहीं रोक पाए। उस मासूम बच्ची के रबड़ और जो पेंसिल पे जो जीएसटी इंपोज की, जो उसके खाने पे जो इंपोज की, थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं 30 सेकंड में। 2014 की इन्होंने जिक्र किया, 2014 में 2018 में इन्होंने जिक्र किया, सिलेंडर गैस का 410 रुपए मिलता था, डीजल 57 रुपए होता था, पेट्रोल 51 रुपए 71 रुपए प्रति लीटर होता था। और तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते थे कि अगर हम सरकार में आए तो इसे 30 रुपए में ले आएंगे, इस पे आधा टैक्स लगता है। आखिर आज क्या वजह है? रूस और यूक्रेन के युद्ध से हिंदुस्तान का जो रिलायंस रिफाइनरी है वो 30% सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रही है। ये आपदा के अंदर इनको अवसर मिला है, लेकिन जनता को उसमें महंगाई का दंश दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई दिखाई नहीं देती, और आप जैसे कम चैनल हैं जो लोगों की और जनता की आवाज को मुखर कर सके, क्योंकि इनके समय में संसद के बाहर बैठे थे आरसी चौधरी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये, अनिल ने जो बात कही वो ये कही कि महंगाई के मुद्दे को लेकर के चाहे स्लोगन की बात हो कि बहुत सही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उस वक्त आया, आप उस पर काउंटर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। महंगाई आज भी कम नहीं हो, बेशक आंकड़ों में कोई कुछ भी कहता हो, आज उससे ज्यादा लोगों को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे आंकड़ों का मतलब नहीं है, बाजार में जो गांठ से पैसा लग रहा है उससे मुझे मतलब है कि क्या पैसा देकर के चीजें खरीद के लेके आते हैं। हम भी कंज्यूमर भी हैं, रिपोर्टर तो हैं, लेकिन एक कंज्यूमर भी हैं कि जो घर की चीजों को, जरूरत की चीजों को हमें खरीदना पड़ता है। वजह क्या है? कांग्रेस इस सोचने की कोशिश करती है कि पब्लिक क्यों नहीं जुड़ पाती है हमारे साथ महंगाई के मुद्दे पे। महंगाई है, जनता को इसकी मार खानी पड़ रही है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपने जिक्र किया कि वो विपक्षी दल क्यों नहीं आ रहे संसद के अंदर, जब तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक स्वर में उस महंगाई के मुद्दे पे चर्चा करना चाह रहे थे, इन्होंने नहीं की। उसके बाद में संसद से लेके जब विजय चौक तक जो रैली निकालना चाहे, तब सांसदों किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने निर्मम तरीके से हटा के और बंद किया गया था। जब राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे थे, राष्ट्रपति से जब वो बात करने जा रहे थे, तब उन्होंने किस प्रकार देखा। विपक्ष का जब कहते हैं कि ये छोटा सा विपक्ष है, और उस विपक्ष से इतना भयकांत क्यों हो जाता है? जब देश के कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि हम एक मार्च करेंगे तो कार्यालय को पुलिस के मुख्यालय में तब्दील कर दिया जाता है, कांग्रेस के मुख्यालय को, आखिर क्या वजह, इतना क्यों डर रही है? मैं पूछना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप मैं जवाब दिलवाता हूं। अभी आपने सुना आरसी चौधरी जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। योगेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने बोला कि साथ 2014 से पहले 410 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। मैं कह रहा हूं कि 1241 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था 410 रुपए में, ये सब्सिडी के रूप में 410 रुपए में देते थे। सब्सिडी के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला किया था इन्होंने। आज हमने सब्सिडी बंद की है, आज 1058 रुपए का सिलेंडर है, लेकिन 1241 रुपए का नहीं है। सब्सिडी हमने बंद की है, शॉर्ट टर्म के लिए बंद की है, और उसके बदले में हमने जनता को 80 करोड़ जनता को हमने राशन दिया है, 200 करोड़ लोगों को हमने फ्री में वैक्सीन लगाई है, और भी दुनिया भर की हमने स्कीम्स लॉन्च कर रखी है। दूसरा इन्होंने कहा पेट्रोल का आज पता है आपको 19 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी है, 26 रुपए 84 पैसे वेट लग रहा है राजस्थान के अंदर। 19 रुपए 90 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, और 26 रुपए 84 पैसे राजस्थान सरकार वेट के रूप में ले रही है। डीजल के अंदर 15 रुपए 80 पैसे केंद्र सरकार ले रही है, और राजस्थान सरकार 16 रुपए 62 पैसे ले रही है। अगर आपको जनता पे इतना ही है तो करिए कम, वेट कम करिए। जो 26 रुपए 80 पैसे आप जो यहां पे वेट ले रहे हो उसको कम करके जनता को राहत दीजिए। क्यों नहीं जनता को राहत देते हो? आज राजस्थान की जनता है वो यूपी हरियाणा से पेट्रोल भरा के क्यों आती है? आपको कम करना चाहिए। बिजली यहां पे सबसे महंगी है, उसको कम करना चाहिए अगर जनता को राहत देती। जहां तक रैली की बात है, आपके नेता यहां पे आए थे,
रैली किस में करके गए? हिंदू और हिंदुत्ववादी आपने 2 मिनट पहले भी लोकसभा की बात है, जहां तक लोकसभा की बात है, आप लोकसभा के अंदर वॉकआउट क्यों करके गए थे? लोकसभा के अंदर वॉकआउट क्यों करके गए थे आप? मादा रखना चाहिए था फिर आप। मेरा एक सवाल सुनिए, अभी आपने कहा कि 1200 कुछ रुपए का सिलेंडर मिल रहा था उस वक्त, लेकिन सब्सिडी जब खत्म की, मोदी जी ने वो कहा कि जो लोग सक्षम है वो सब्सिडी खत्म करें। सब्सिडी तो खत्म कराई थी, कितने लोगों की खत्म हुई, कितने रुपए खत्म किए थे? आप जो गैप बता रहे हैं 800 रुपए का बता रहे हैं, सब्सिडी 800 रुपए कहां से, कौन से आंकड़े बता रहे हैं आप? 1241 रुपए का 2014 के अंदर, आप देखिए ना, आप मैं बता रहा हूं ना, 2014 आप सर्च कर दिए, 2014 के अंदर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, 1241 रुपए का सिलेंडर, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की रेट थी 1241। सुनिए, जो डिफरेंस है वो एक बार उन्होंने क्या किया, 1,44,000 करोड़ रुपए का आपने कर्जा छोड़ के चले गए थे। सुनिए, कर्ज तो आप भी छोड़ के जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स भी छोड़ के जा रही हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। आपने तो सब्सिडी छोड़ी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था उस सक्षम में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप कितने का सिलेंडर लेते थे उस समय? 410 की सब्सिडी खत्म करने के अपने कितने का सिलेंडर आता था? मैं यही योगेंद्र जी मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कितने का मैं कह रहा हूँ कि आज 1,058 रुपए का। सर आज को छोड़िए, ठीक है, मैं इस चीज को जानता हूं, लेकिन हमने सब्सिडी छोड़ने के बदले में हमने क्या क्या योजनाएं लाए वो भी 80 करोड़ जनता को हमें मेरा सवाल दे रहे हैं। 200 करोड़ जनता को मुफ्त में हमने वैक्सीन लगाई है। सालों लग जाता है वैक्सीन करने के लिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 6 महीने के अंदर हमने। मैं तो सर सिंपल सी बात जानना चाहता हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, आपसे समझना चाह रहा हूं, सब्सिडी आपने छोड़ी थी, सिलेंडर कितने का खरीदा था? 1241 का खरीदा आपने सिलेंडर, याद है कभी कोई? 1241 में रेट 1200 नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की रेट थी 1241 रुपए की। वो तो इन्होंने क्या किया, अभी भी आप गवर्नमेंट के अंदर 1,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा डाल के चले गए, जिसको आज 1,44,000 करोड़ रुपए तो हमने ब्याज से ही दे दिया। इन्होंने पता नहीं कितना पैसा हमको देना पड़ रहा है अभी तो। इन्होंने कुछ भी किया, आप छोड़िए, जब तो आपको बैठा है, आप तो कम से कम वैसा मत करो। चलो कम से कम मैं तो सीधा आप महंगाई जानना चाह रहा हूं सर, मैं तो जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि 1241 रुपए का नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर, सब्सिडी अपने सब्सिडी छोड़ी आपने क्योंकि मोदी जी का अनाउंसमेंट था, और छोड़ी भी सक्षम है तो छोड़ भी देना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। मैं सिर्फ सिंपल बात कर रहा हूं कि उस वक्त क्योंकि मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं सब्सिडी नहीं छोड़ना चाहता था, मैंने सब्सिडी का सिलेंडर लिया 410 रुपए में। मुझे तो आप ये बता दीजिए, सब्सिडी छोड़ने के बाद में आपने कितने का सिलेंडर लिया उस समय, याद है कभी कोई? जो भी 600 कितने रुपए का? 600 650। सर आप ये बताइए कि 800 रुपए कहां पूछ ली सरकार पे? आप मैं ये बताना चाह रहा हूं, कौन सा गणित है ये बताइए आप मुझे। गणित तो ये तो है, ये 1241 का तो था सिलेंडर, इसमें गलत कहां है? सर गलत कहां है? तो सर सब्सिडी छोड़ने के बाद वो मैं ये कह रहा हूं कि आज 1,058 रुपए का सिलेंडर है, मैं इस चीज को कह रहा हूं, मैं घर आ रहा हूं, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में 1241 रुपए का भी सिलेंडर हुआ। मैं इस चीज को कह रहा हूं, हमने सब्सिडी बंद करी है, हमने सब्सिडी छोड़ी है, लेकिन आज जनता को जहां राहत देनी है, हमने जनता को राहत दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 200 करोड़ वैक्सीन हमने मुफ्त में दिए। आपने किसानों को हमने 6,000 रुपए उनके किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे दिए हैं। सवाल हर चीज को अनिल आपके पास आना चाहूंगा मैं, ये बात गले उतरेगी किसी के? मैं गर्ग साहब से सीधा सवाल कर रहा हूं कि सब्सिडी छोड़ने के बाद में, सब्सिडी आपने छोड़ दी, सब्सिडी माफ होने के बाद में एक्चुअल कॉस्ट पे सिलेंडर आ जाता है, फिर वो कौन सा चार्ज था जो 1241 में? पड़ोसी का चार्ज तो नहीं होता कोई कि सिलेंडर अगर पड़ोसी को कोई देके जाएगा तो 600 रुपए उसके भी चुकाने पड़ेंगे? बिल्कुल गर्ग साहब, शायद आंकड़े ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सब्सिडी जब छोड़ी गई थी उस दौरान 600-800 के करीब सिलेंडर वहां तक पहुंचा था। और जहां तक रिलैक्सेशन देने की बात है पेट्रोल की, जहां तक सुरेश गर्ग साहब ने बात रखी कि वेट कम किया जाना चाहिए, ये राजस्थान ही है। राजस्थान की जनता के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये इंडियन भी पहले हैं। केंद्र सरकार अगर कुछ कम करे और उसके बाद में राज्य सरकार से अपील की जानी चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कम हो गई, क्यों ना वेट कम किया जाए। या फिर एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, ये राजस्थान का सौभाग्य है कि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ के मुख्यमंत्री बने, और दुर्भाग्य यह है कि पता नहीं अपीलों का क्या होता है। राजस्थान में वेट सर्वाधिक है, इसमें कोई इसमें खारिज नहीं कर सकता, एक दो स्टेट को छोड़ करके। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि वसुंधरा जी गवर्नमेंट थी, पेट्रोल डीजल की दामों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, तब कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट पैसे कम करे। ध्यान है गर्ग साहब, याद आ रहा है? वसुंधरा जी ने कम नहीं किए थे, हरियाणा ने कम कर दिए थे, आपके दूसरे स्टेट्स ने कम किए थे, जहां आप अलायंस में वहां कम कर दिए गए थे, लेकिन राजस्थान में नहीं किए थे कम।
और अगर मैं गलत हूं तो आप पता करना, सर, 32% पता कर लेना 26% सर, पता कर लेना। मैं क्या कह रहा हूं, आप पता कर लेना। विधानसभा तक में भी ये चर्चा आई थी, 32% से 26% वेट किया था। सर आप पता करना कि वसुंधरा जी ने कितना कम किया था। ये कहा था कि केंद्र सरकार की मजबूरी है लेकिन राज्य राहत दें। तो सर ये आप ये देखने की कोशिश करिए कि कौन सा गणित अधिकारी यहीं के हैं, चेहरे बदलते हैं। वो ना अशोक जी से भी वही कराते हैं जो वसुंधरा राजे से करवाते थे। तो ये जो हम बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो इतनी बाउंस जा रही है कि जनता के ऊपर से जा रही है। मुझे लगता है कि हमें एक्चुअल फैक्ट्स के साथ में चर्चा करनी चाहिए और वास्तव में जनता केवल ये नहीं कि अगर कहीं किसी की घटना होगी चिंता मत करना, हम तेरे साथ में। जब पूछा कि भाई साहब मेरे बच्चे का एडमिशन कराना, मेरे पास में पैसे नहीं, तो एक एक करके सब निकल लिए। वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। वास्तव में जनता का अगर कहीं दर्द महसूस होता है तो इस बात का हमें एहसास भी होना चाहिए। महसूस होने के साथ साथ है कि हाँ उसके आंसू भी पहुंचने, बहुत तकलीफ में है लोग। एक तरफ सारी सरकारें अनिल ये मान के चलती हैं कि कोविड का जो बुरा वक्त था सारा हिंदुस्तान मजबूती के साथ में लड़ा और लोगों की माली हालत बद से बदतर ही। बहुत सारे लोगों के पास में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। ये सरकारें मानती हैं, वो उनके पास में फीडबैक होगा क्योंकि फीडबैक उन्हीं के पास आता है। लेकिन जब बात राहत की आती है अपने अपने तर्क होते हैं। वो कहता है कि ये एक, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा लाइन से हट करके। एक बुजुर्ग दंपति होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, बच्चे दोनों संपन्न हैं। बुजुर्ग दंपति ने बहुत कुछ किया, बच्चों के लिए किया, जो कुछ किया, अच्छा मकान बना के उनको अपने बेडरूम से मास्टर बेडरूम लिखा हुआ था, वहां से एक बच्चे की मैरिज होती है तो दूसरे कमरे में शिफ्ट, दूसरे की मैरिज होती है तो गैरेज में शिफ्ट। उसके बाद भी कहते हैं बच्चे बड़े हो गए कि आप लोग तो अनाथालय में चले जाइए, वृद्धाश्रम में चले जाइए। वो हिंदुस्तान की जनता की पोजीशन हो रही है ये आज। तो लगता है आपको कि ये सब एक दूसरे को आंसू बहाते तो कहते हैं घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। ये क्या कहें इनको, सब को राहत की उम्मीद कर सकते हैं किसी से? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार दोनों को देखना चाहिए। कोरोना के काल गया है और कोरोना संक्रमण कम जरूर है, लेकिन अभी भी लोगों के जो रोजगार है वो रोजगार अभी भी उस पटरी पर नहीं बैठा जो कि कोरोना काल से पहले था। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार भी हुए हैं और बेरोजगार की संख्या बढ़ी भी है। और ऐसे में अगर ये महंगाई की मार ज्यादा पड़ रही है लोगों के ऊपर, तो ये कहना कहीं दोहरी मार कही जा सकती है। आज मध्यम से निम्न तबका अगर देखा जाए वो इससे ज्यादा पीड़ित है। संपन्न जो लोग हैं वो 200 में भी तेल खरीद सकते हैं, 2000 में भी खरीद सकते हैं, लेकिन रोज कमाकर जो खा रहा है वो मजदूर तबका, जो सुबह झाड़ी पर जाता है, शाम को 500 रुपए लेके आता है और फिर दुकान पर जाकर सामान लेके शाम की रोटी बनाता है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये महंगाई जो है वो मारक करने वाली है। ऐसे में इन सरकारों को देखना चाहिए, सरकारों को ये भी देखना चाहिए कि आखिरकार राहत कहाँ दी जा सकती है, किस वर्ग के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उसको लेकर सरकारों को कुछ अगर कवायद यहाँ पर करेंगे, कदम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कुछ राहत वाली बात होगी। जी गर्ग साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा। देखिए अब ये बताइए कि जब गवर्नमेंट बनी थी यूपीए को हटा करके एनडीए की, मोदी साहब को इतना प्रचंड बहुमत मिला, दूसरी बार और भी अच्छा मिला। बढ़िया बात है, मजबूत सरकार आनी चाहिए, क्लियर मेजोरिटी होती है तो हर गवर्नमेंट मजबूत कही जाती है, मेरी नजर में बड़ी मजबूत होती है। अब ये बताइए कि 8 साल हो गए आप लोगों को शासन में, ये यूपीए गवर्नमेंट से ही तुलना करते रहेंगे कि अपना हुनर दिखाएंगे कि देखिए उनको छोड़िए, उनकी जिक्र मत कर दी, हमने ये किया। हाँ। अभी आप नहीं सुनिए, अब महंगाई का मुद्दा आप जिक्र करते हैं यूपीए गवर्नमेंट ने ये किया। अरे सर यूपीए गवर्नमेंट ने वो किया तभी तो आपको बैठाया यहाँ पे। आप कब तक ये बात चलाते रहेंगे? आप अपना तर्क बताएंगे कि हमने ये किया है। अभी देखिए योगेंद्र जी, आप यूपीए गवर्नमेंट एक कंपैरिजन करने की बात होती है कि सब पिछली सरकार ने क्या किया, हमने। आज केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आरबीआई ने 2% से 6% के बीच में महंगाई दर की एक बेंचमार्क बना रखा है कि भाई 6% से नीचे महंगाई दर रहनी चाहिए। आरबीआई रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। महंगाई दर 7.9% जा चुकी है, उसको कंट्रोल करके आज 6.70% पे महंगाई दर आई है। उसको आप ये देखिए कि जो रेपो रेट 4% थी, उस रेपो रेट को बढ़ा के 5.40% की महंगाई दर को कम करने के लिए आने वाले महीनों के अंदर रेगुलर महंगाई दर, थोक महंगाई दर भी नीचे आई है। जो पहले 16% में चली गई थी वो 13 पॉइंट समथिंग आई। लेकिन आपको यूपीए से कंपैरिजन मत करिए, लेकिन आज इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ेगा। आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप देखो कि कौन से देश के अंदर कितनी महंगाई चल रही है। आज अमेरिका को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए, टर्की के अंदर 80% है, अर्जेंटीना के अंदर 70% महंगाई दर है। आप किसी चीज से आप कंपैरिजन तो करोगे ना। चलो पहले ये उस हालात के अंदर आप आज भारत बहुत सुरक्षित है। या पड़ोसी देशों को देख लीजिए, पड़ोसी देशों में श्रीलंका की क्या हालत है, 7 दिन का फॉरेन रिजर्व नहीं है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, बांग्लादेश की हालत देखिए, नेपाल की हालत देखिए।
जवाब उन बताइए, सब डॉक्टर साहब। देशों, उन डॉक्टर साहब, मुझे कंपैरिजन में जवाब आज भारत बताइए। मजबूत स्थिति के अंदर है, और वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से मजबूत मुझे स्थिति तो है। एक चीज अगर बताइए इनकी आप। जगह अगर सर, इनके डॉक्टर साहब, अर्थशास्त्री होते डॉक्टर साहब, तो एक बात आज बताइए। पता नहीं भारत की क्या स्थिति होती। आज फॉरेन रिजर्व 600 अरब चलिए। डॉलर के बराबर है, ये मोदी जी की वजह से है। चलिए, मोदी है तो मुमकिन है, अब वो जवाब में दिलवा रहा हूं। अब मुझे लगता है कि आप उम्मीद है कि आप धैर्य के साथ में आरसी चौधरी को सुन पाएंगे। आप सुनिए। अब आरसी चौधरी जी, इनका ये कहना है कि अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महंगाई है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने भारत को बहुत बड़ा संबल देकर के उससे बचाए रखा है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। कोई आर्ग्यू है आपके पास में इसका? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से मैं इनकी तरह अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, ये तो अपने आप में सी हैं, तमाम सब चीजें हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को जो गुमराह करने का बात कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जन टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं पे भी महंगाई नजर नहीं आती। ये आपको तय करना है कि इनको महंगाई नजर आती नहीं या इनसे महंगाई कम होती नहीं। इन्होंने आरबीआई का जिक्र किया कि आरबीआई ने इस प्रकार से इन्फ्लेशन को मेंटेन कर रखा है। लगातार 7 बार उन्होंने प्रयास करने के बाद में 3 बार उन्होंने ब्याज की दरें बढ़ाई। ब्याज की दरें जब बढ़ती है तो आप जानते हैं कि आप पे किस प्रकार से उसका अप्रत्यक्ष भार आता है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट रुकता है। उसके बाद में भी महंगाई नहीं रुक पा रही है। केंद्र की सरकार ने कहा 4+-2 का उन्होंने फिगर दिया। लगातार जो थोक महंगाई दर है वो 30 साल में सबसे अधिक है। 22 महीने में लगातार वो डबल डिजिट पे है। 6 पे ये लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनसे लगातार लाई नहीं जा रही है। आरबीआई ने 3 बार ब्याज की दरें बढ़ाई। ये जानते हैं, अगर इनके लोग हैं तो सुन रहे हैं तो इनको मैं जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बार बार जिक्र करते हैं हमने वैक्सीन दी, बजट में प्रावधान किया, ये कहते हैं हमने फ्री में वैक्सीन दी। इन्होंने फ्री में वैक्सीन दी और बदले में 27 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी लूटी। 35,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया वैक्सीन के लिए और बदले में कितना लिया? 27 लाख करोड़ रुपए। ये कैसी भारतीय जनता पार्टी का ये चीजें? ये कह रहे हैं हमारे फॉरेन रिजर्व है, हमारा सुरक्षित है। ये जानते हैं कि रूस पे जब तमाम यूरोपीय यूनियन से पाबंदी है, कोई उसका पेट्रोल और डीजल खरीद नहीं रहा है, तब भारत अपनी मुद्रा में रुपए में पेट्रोल और डीजल खरीद सकता है रशिया से। आपको वहां पे अपना जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो उपयोग नहीं करना। पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूक्रेन और रूसिया का युद्ध हो रहा है, तब इन्हें सस्ते में क्रूड ऑयल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, रिफाइनरी में यहां पे आता है अंबानी के, और दूसरे देशों को यहां से निर्यात करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में वो सैंक्शंस नहीं है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शंस नहीं लगा रखी। हम रुपए में क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसके बावजूद भी ये राहत नहीं दे पाते। क्योंकि ये कहते हैं, जब इनसे पूछा जाएगा तब निर्मला सीतारमण जी कहते हैं मैं प्याज नहीं खाती, कल ये कहेंगे मैं दूध नहीं पीता, मैं छाछ नहीं पीता। इसलिए ये जनता को तय करना है कि ऐसे झूठ और लूट की सरकार को कितना जल्दी विदा कर पाए। जब अवसर मिले तो जल्दी विदा कर पाएंगे, तभी आपको राहत मिल पाएगी। ये है ना, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। ये हालात ये देश को ये बताना चाहिए, देश की दुनिया को ये बताना चाहिए, देश की दुनिया को ये बताना चाहिए। ये सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, राजस्थान में राहत दीजिए ना, होती है। राजस्थान में राहत दीजिए ना। चलो आप राजस्थान के अंदर आपको नंबर 3 और 4 पे पहुंचा, राजस्थान के अंदर आपको 3 और 4 पे पहुंचा। देखिए आप बोल रहे हैं 6.7% है, राजस्थान में 8.5% राजस्थान में कंट्रोल करिए आप इधर। आपने जो कुछ कहा उन्होंने धैर्य से सुना, जरा सुन भी लीजिए। अब आप भी सुनिए। वो अपनी बात कर रहे हैं, उससे अलग हट करके कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उनसे सहमत हैं नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अपनी बात कर रहे हैं। जरूर नहीं है कि वो आपकी बात से सहमत हैं। सहमत तो मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकते एक दूसरे दलों से। अब उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जन टीवी के जो दर्शक हैं वो अच्छे से सीधे से शब्दों में ग्रामीण लोग हैं, दूसरे लोग हैं, और इस बात को सबसे अच्छी तरीके से समझते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने गुनगुनाया था। सैया बहुत खूब कमात है, महंगाई डाइन खात जात है। आज सैया ना ही कमात है और महंगाई डाइन मारत जात है। आपकी कमाई को खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने और महंगाई का दंश दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले आपको कमाई हो रही थी, देश की जीडीपी बढ़ रही थी, और उसके बीच में जो ये कहते हैं सब्सिडी की जो बातें, 410 रुपए में अगर केंद्र की सरकार ने सब्सिडी देकर जनता को राहत दी तो ये अच्छा काम किया। आप क्यों नहीं कर सकते? आपने सब्सिडी तो खत्म कर दी, सब जगह सब्सिडी खत्म कर दी, और आज ये कह रहे हैं ये रेवड़ियां हैं। तो देश की जनता तो राहत चाहती है, राहत क्यों नहीं दे सकते? आखिर 27 आप जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका टैक्स घटा देते हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो अकाउंटिंग संसद की जो कमेटी है वो ये कहती है कि प्रति वर्ष 1,75,000 करोड़ रुपए का घाटा इसलिए है कि इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस कर दिया। उसके अंदर 30 सदस्य हैं, जिसमें से 16 भारतीय जनता पार्टी के और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, वो इनको रिकमेंड करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ये साहस नहीं, इस पार्टी में ये डेमोक्रेसी नहीं कि जनता की आवाज को वहां पे मुकर कर सके। इसलिए डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा आपके हाथ में यही है कि जो चीज इन्हें दिखाई नहीं दे उसकी आवाज बैलेट में आ सकती है। अगर आपको महंगाई नहीं लगती और दूसरे मुद्दों पर रहना है तो ये आपको सोचना है, क्योंकि ये महंगाई
न सिर्फ आपको दंश देती है, आपके विकास को भी अवरुद्ध करती है। चलिए अनिल, आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है। महंगाई मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक तकलीफ राजनीतिक दलों को होनी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है इससे। किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा हो, राजनीतिक दलों को लगता है कि ये मुद्दा हमने जनहित में उठाया और जनता के लिए उठाते हैं, मुद्दे जनता से जुड़े होते हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां हो, जनता उनमें दिखाई नहीं देती है। कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि हमें गेहूं के लिए कह करके लाए थे, हमें इतने पैसे दे करके लाए। सब पार्टियों का ये दावा कोई नहीं कर सकता। अभी मैं देख रहा हूं कि अब बीजेपी का प्रदर्शन होगा 20 तारीख को कानून व्यवस्था को लेकर। ऐसा क्या कभी सोचते हैं, कभी चर्चा होती है कि क्या हो गया, पब्लिक के लिए हम लड़ रहे हैं, पब्लिक हमारे साथ ही नहीं आती? देखिए, भरोसा उठ गया जनता के लिए शायद कम और राजनीति चमकाने के लिए शायद ज्यादा काम होने लगा है राजनीतिक दलों के साथ में। और यही वजह है कि राहत की बजाय जनता पर आफत ज्यादा बरसती रहती है। जनता के मुद्दे जरूर उठाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि बीजेपी ने मुद्दा उठाया, बिजली का सरचार्ज लगा दिया, उसको कम किया जाए। लेकिन पेट्रोल डीजल के टैक्स के ऊपर अगर देखा जाए तो वो एक्साइज ड्यूटी करने के मूड में शायद यहाँ से बीजेपी के नेता किसी ने सुर नहीं मिलाया। तो इधर राजस्थान से कांग्रेस जो थी वो केंद्र से एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग कर रही थी। डिमांड जरूर हर तरफ होती है कि जनता को राहत दी जाए, लेकिन राहत के लिए आगे कदम बढ़ाएगा कौन, पहल कौन करेगा? पहल करके कोई भी एक तरह से लाइन खींच दे और उसके बाद में अगर डिमांड रखे तो ये राहत देने वाली बात कही जा सकती है। पार्टियों को भी देखना होगा, जो सरकार है उनको भी देखना होगा, राहत दी जा सकती है, लेकिन इसको पहल करने की जरूरत है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा कि राजनीतिक दल हैं, निश्चित रूप से मुद्दा वही बनाते हैं जो जनता से जुड़ा हुआ, क्योंकि खुद के लिए नहीं बनाते हैं। खुद के लिए होता है कि पेंशन है 5 बार नहीं होनी चाहिए, 1 बार होनी चाहिए, अपना वेतन बढ़ा देते हैं, वो पर्सनल मुद्दे हैं, उसमें बहुत ज्यादा विवाद नहीं होता है। लेकिन जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उस पर फोकस करते हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौतियां हैं इनके सबके सामने कि अब जनता नहीं जुड़ पाती है। जनता को भी ये भरोसा दिलाना होगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता को लगता है कि चेहरे बदलते हैं लेकिन हालात वही है, हमें हालात से जूझना है। ऐसे में शायद हो सकता है कि बड़ी वजह हो कि वो साथ नहीं जुड़ पाती है। खैर, चलिए देखना होगा कि अब 20 तारीख को कांग्रेस का कानून व्यवस्था पे और 28 को दिल्ली में देशव्यापी प्रदर्शन महंगाई पर कांग्रेस का क्या रंग जमाता है, ये देखने वाली बात होगी। कितना भरोसा दिला पाते हैं वहां की प्रदेश की या देश की जनता को जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।